माला अपनी सौतेली माँ भावना और अपनी सौतेली बहन सेजल के साथ रहा करती थी। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। वैसे तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सौतेली माँ का व्यवहार माला के प्रति बहुत खराब था। ऐसे ही एक दिन भावना माला को आवाज लगाती है, माला, माला। सौतेली माँ की आवाज सुनकर माला बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है और डरते हुए भावना के पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ? आप इतना गुस्से में मुझे आवाज क्यों लगा रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुझे मेरी लाल वाली साड़ी धोने के लिए कही थी। पर माँ, मैंने आपकी लाल वाली साड़ी धो रखी है। अगर आप कहें तो मैं उसे प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दूं? नहीं नहीं बेटा, उसे प्रेस करके मेरी अलमारी में क्यों रखना? एक काम कर, उस साड़ी को उठा और कूड़ेदान में फेंक कर आ जा। अरे नालायक, जब तूने उसे धो दिया तो वो साड़ी साफ है, उसे धूप में क्यों खराब कर रही है? प्रेस करके अलमारी में रख दे। पता भी है वो साड़ी कितनी महंगी है। तेरी मरी हुई माँ ने ऐसी साड़ी जिंदगी में नहीं पहनी होगी। अब जब मैं पहन रही हूँ तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी, मैं अभी उसे प्रेस करके आपकी अलमारी में रख देती हूँ माँ। बेचारी माला अब उदास होकर अपने कमरे में अपनी सौतेली माँ की साड़ी लिए जाने लगती है। तभी वहाँ चलती हुई उसकी सौतेली बहन आती है और कहती है, माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे सर में तेल लगा दो। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आ जा। मैं तेरे लिए नवरत्न का तेल लेकर आती हूँ। ठंडा ठंडा सर पर लग जाएगा तो तेरे सर दर्द में छू मंतर वाला आराम हो जाएगा। इतना बोलकर भावना अब नवरत्न तेल लेकर आती है तो वहीं सेजल हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के पास आती है और भावना अपनी बेटी के सर में तेल लगाने लगती है। ये देखकर माला की आंखें भर आती है, क्योंकि भावना अपनी बेटी को हर सुख देती, लेकिन माला से केवल घर का काम करवाती। माला के पिता सुरेंद्र सिंह को ये सब देखकर बहुत दुख होता। वो अपनी पत्नी को डांटते, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले ही सेजल और माला दोनों की शादी तय हो गई। जहां सेजल की शादी एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के लड़के से तय हुई थी, जिसकी खुद की भी गवर्नमेंट जॉब थी, जबकि माला की शादी एक छोटे मोटे दुकानदार से तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। तभी सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी भावना से बोले, देखो भावना, मेरी दोनों बेटियों की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, दोनों के लिए एक जैसी चीजें खरीदना। हम दोनों की ही विदाई बड़ी धूमधाम से करेंगे। देखो जी, आप उस माला की बराबरी मेरी बेटी सेजल के साथ ना ही करो तो अच्छा है। सेजल के लिए लगभग सारी शॉपिंग कर ली है मैंने। लहंगे, कपड़े, जेवर सब ले लिए हैं। और रही बात माला की, तो कल जाकर उसके लिए भी थोड़ी बहुत चीजें खरीद लाऊंगी। आपको इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जानता था कि उसकी बातों का भावना पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा झगड़ा ही बढ़ेगा। सुरेंद्र झगड़े को टालना चाहता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ सेजल अपनी माँ को अपने नए कपड़े दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, मेरे दोनों लहंगे सुंदर है ना, और ये सारे कपड़े सिलवा लिए हैं मैंने। और हाँ माँ, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। लोग भी तेरी शादी देखते रहेंगे और कहेंगे कि शादी हो तो ऐसी। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। तभी माला भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी मेरी शादी के लिए शॉपिंग करवा दो। मुझे भी सेजल की तरह ही लहंगा चाहिए और मैचिंग ज्वेलरी भी। अपनी जरूरत का और भी सामान चाहिए मुझे। देख माला, मेरी बेटी की बराबरी करने की सोचना भी मत। रही बात लहंगे की, तो मैं खुद तेरे लिए लहंगा ले आऊंगी और जो मुझे भी ठीक लगेगा वो तेरे लिए ले आऊंगी, समझी ना? अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अब जल्दी से रसोई में जा और खाना बनाने की तैयारी कर। और हाँ, मैंने कुछ गंदे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। खाना बनाने के बाद वो कपड़े भी अच्छे से धो लेना। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। बेचारी माला चुपचाप घर का काम करती है और रोती रहती है। जल्दी ही शादी का दिन आ गया, जहाँ एक तरफ सेजल की शादी के लिए विदाई की बहुत बड़ी गाड़ी को सजाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माला की विदाई की कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। भावना ने सेजल को कार में बैठाया।
सेजल खुश होते हुए बोली, ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना और हाँ, जल्दी ही मिलने आऊंगी आप लोगों से। खुश रहना मेरी बच्ची, जरा अपनी बहन से भी तो मिल ले। भावना अक्सर माला से नफरत करती और सगी और सौतेली में फर्क किया करती। इसीलिए सेजल भी माला से प्यार नहीं करती। और जब उसके पिता सुरेंद्र ने सेजल को माला से मिलने के लिए कहा, तो सेजल ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और वो चली गई। दूसरी तरफ माला भी अपने पति के साथ खड़ी विदाई का इंतजार कर रही थी। सुरेंद्र अपनी पत्नी भावना से बोला, भावना, तुमने सेजल की विदाई तो कर दी, अब दूसरी बेटी माला की विदाई की बारी है। उसके लिए तुमने कार सजवाई है ना? अजी, मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि मुझे तो माला का ध्यान ही नहीं आया। इसीलिए मैंने उसकी विदाई की कोई तैयारी नहीं की है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने सिर्फ सेजल के लिए ही विदाई की तैयारी करी, लेकिन मेरी बेटी माला की विदाई की तैयारी नहीं करी। अरे माना कि तुम शुरू से अपने और पराये में भेदभाव करती थी, पर कम से कम आज के दिन तो मत करती। अरे अब हम बाहर लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब मेरी बेटी माला की विदाई हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? बाजू में बबलू का ठेला खड़ा है, वो ठेला ले आओ और उसमें माला को बैठा दो और उसमें उसका सारा सामान रख दो और उसे विदा कर दो। इतना क्या सोचना? वैसे भी मुझे मेरी बेटी से मतलब था, ना कि इस मनुष्य से। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम भावना? मेरी बेटी की विदाई ठेले में? तभी भावना का पति विशाल कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशान मत होइए। माला की विदाई ठेले में ही होने दीजिए। हमें कार की नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जुग जुग जियो मेरे बेटे। और इस तरह माला की विदाई ठेले में होती है। एक तरफ जहां सेजल को अपने ससुराल में अपने व्यवहार के कारण बहुत परेशान होना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माला अपने ससुराल में अपने पति की सेवा करके उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी। विशाल बहुत ईमानदार व्यक्ति था। ऐसे ही एक दिन उसने माला से कहा, माला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जीवन में तुम आई हो। अब मैं देखना बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। और मैंने तो उसकी तैयारी भी कर ली है। देखो, आज से मैंने होलसेल का काम शुरू किया है। भगवान आपको कामयाब करे जी, लेकिन मुझे रुपए पैसे का लालच नहीं है। आपने और आपके परिवार ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं तो उस प्रेम के सहारे ही अपना जीवन गुजार सकती हूँ। विशाल पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहा था। अब उसका काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है। माला की शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे। माला अपने पति के साथ बहुत खुश थी। अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक था। एक दिन सेजल ने माला को फोन लगाया और रोने लगी। तब माला ने पूछा, क्या हुआ सेजल, सब कुछ ठीक तो है ना? तो रो क्यों रही है? माला, तू तो जानती है कि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कमाई और होनी चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें रिश्वत लेने के लिए कहा था, पर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उन्हें छुड़वाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। पिताजी से मैं पहले ही पैसे ले चुकी हूँ और उनके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होने के कारण उनके पास और पैसे नहीं है। और मैं अपने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांग चुकी हूँ, कोई भी नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने तुझे कॉल लगाया है। मैंने सुना है तेरा पति अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? ये बात मैं तुझे कैसे बता सकती हूँ? तू फिक्र मत कर, मैं उनसे पूछकर तुझे बताऊंगी। माला फोन रखती है और अपने पति को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विशाल कहता है, माला, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहो तो मुझे इसमें क्या ऐतराज। बल्कि मुझे तो तुम पर गर्व है कि उन लोगों के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने उनको माफ कर दिया और उनकी मदद करना चाहती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माला। अब विशाल और माला जमानत देकर सेजल के पति को छुड़वा कर ले आते हैं और एक अच्छे वकील की फीस भरकर उसे हायर कर लेते हैं। सेजल और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो पछताते हुए माला से माफी मांगती है। माला उन्हें माफ कर देती है और अब वो सभी लोग मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली।
अरे फिसल गई। अरे ओ माधुरी, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ। और ऐसे इधर उधर घूम रही हो, एक जगह खड़ी नहीं रह सकती। नशा करके आई है क्या जो अपनी सास से ऐसे बात कर रही है? होश भी नहीं है इस लड़की को। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। श्श, ज्यादा बोलो मत, वरना मेरी सास डंडा लेकर आएगी। माधुरी, वैसे मुझे दो दो माधुरी क्यों दिख रही हैं? सत्यानाश हो नसड़ी, कहाँ से क्या खाकर आई है? अरे ये क्या, गिर गई? अभी मैं विमल को कॉल करती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। ये क्या हुआ अचानक से? आखिर ये कौन है जो माधुरी के घर में नशे की हालत में आई थी? माधुरी भी अपने बेटे को कॉल करके बुलाती है और विमल घर आकर देखता है। अब क्या हुआ इसे? ऐसी हालत कैसे हुई इसकी? आपने पूछा नहीं क्या इससे? भांग वांग खा रखी है क्या इसने? कहीं पीकर तो नहीं आई? रुकिए, मैं कमरे में लेकर जाता हूँ। रूम में तो लेकर जाएगा, लेकिन कल सुबह होते ही इससे सवाल करना कि आखिर क्या नशा करके हमारे घर में घुसने की हिम्मत की है। मुझे कहती है, माधुरी खाने में क्या बनाया है? जब कल सुबह नशा उतर जाएगा तो पूछ लूंगा। अब मैं कमरे में ले जाऊं? विमल रूपाली को रूम में सुला देता है और अगली सुबह होते ही अपना सर पकड़कर रूपाली कहती है, अरे मेरा सर भारी सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सर को बांधे हुए है। उफ, मैं तो ये दर्द सह ही नहीं सकती भगवान। क्यों महारानी, हो गई आपकी नींद पूरी? और कल कहाँ से क्या पीकर आई थी और मुझे क्या बोल रही थी? माधुरी खाना क्या बनाया है? बता मुझे, कल कहाँ से भांग पीकर आई थी? लेकिन मैंने तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं पी जिससे मुझे ऐसा नशा हो जाए। वैसे मैंने करा क्या था, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बताओ ना माँ जी। बहुत बवाल कर रही थी। मुझे ये बता, तू सच में कुछ उल्टी सीधी चीजें खा पी कर तो नहीं आई थी जिससे तुझे ऐसा नशा हो गया हो? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाई है और न ही पी है। पता नहीं अचानक से मुझे रास्ते में चक्कर क्यों आने लगे। लेकिन बहू, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे तू कितने भी नशे में हो, लेकिन ठीक अपने घर का रास्ता बिना भूले भटके आ गई। सच में माँ जी? क्या मैं घर में अकेले आई थी? मुझे कोई छोड़ने नहीं आया था क्या? और मैं यहाँ कैसे? क्या मैं खुद अपने रूम की इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़कर सोने गई थी? नहीं, तेरा पति तुझे लेकर गया था और लाकर सुला गया। और देख, सुबह होते ही ऑफिस भी चला गया और तू है कि 10 बजे सोकर उठ रही है। क्या करूँ माँ जी, अब सर मेरा इतना भारी हो रहा है कि क्या ही कहूँ। कुछ मत करना, बस जाकर नहा ले, शायद तेरा सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। सास बहू बातें करते हैं। कुछ देर बाद रूपाली नहाकर फ्रेश हो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक रोज दोनों सास बहू बाजार जाते हैं। तभी रूपाली कहती है, माँ जी चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। खट्टा मीठा चटपटा गोलगप्पे देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चलिए ना माँ जी। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने कोई गोलगप्पे। तुझे खाने हैं तो खा ले, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। चलिए ना माँ जी, हम दोनों मिलकर खाते हैं। ऐसा थोड़े अच्छा लगता है, मैं खाऊं और आप मेरा मुंह देखते रहो। चलिए ना। चल साथ में चलती हूँ, लेकिन मुझसे गोलगप्पे नहीं खाए जाते, इसलिए मैं नहीं खाती। तू खा लेना, बस मेरा दिल ऐसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। अरे भैया, एक प्लेट गोलगप्पे तो लगाना, जरा मसाला और पानी अच्छे से भर कर देना। अरे हाँ दीदी, हम आपको बहुत अच्छा गोलगप्पा बनाकर खिलाएंगे। आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा गोलगप्पा खाकर। हाँ फिर खिलाओ। मजेदार गोलगप्पे का पानी मुझे थोड़ा ज्यादा देना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ चुपचाप खा ले और जल्दी खाओ, ज्यादा चटकारे लेकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। रूपाली अपनी सास के साथ गोलगप्पे खाने के बाद घर की तरफ आगे बढ़ती है। तभी अचानक रूपाली नशे में गाना गाने लगती है। अरे ओ माधुरी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे बहू, तुझे क्या हुआ?
अभी तो तू ठीक थी, अभी के अभी तुझे ये क्या हुआ? चल जल्दी घर चल। अरे ये अचानक क्या हो गया? ऐसे कैसे नशे हो गए इसको? अरे विमल बेटा, बहू की हालत उस दिन की जैसे हो गई है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू जल्दी से जल्द घर पहुंच, मैं भी घर पहुंचने वाली हूँ। सास बहू घर पहुंचती है, वैसे ही विमल भी घर पहुंचता है और माधुरी सब कुछ बता देती है कि गोलगप्पे खाने के बाद बहू को ऐसा हुआ। तभी दोनों माँ बेटी गोलगप्पे वाले के पास जाकर कहते हैं, क्या बात है? हाँ, अब गोलगप्पे में नशीली चीजें डालकर खिलाते हो ताकि उनको लूट सको। अरे तुम जैसे लोगों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? जरा सोच समझ कर तो बोलिए। ये हमारे घर का रोजी रोटी है, हम भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं मिलाएंगे। अरे सब पता है कितना ही कमा लेते हो, जितना कमाते हो उससे तुम्हारा घर तो चलता नहीं होगा, तभी ये सब कर रहे हो। गोलगप्पे में नशीली चीज मिलाकर लोगों को खिलाते हो। अरे भाइयों और बहनों, यहाँ से कभी गोलगप्पा मत खाना, वरना 10 रुपया के चक्कर में कहीं लाखों का नुकसान ना हो जाए। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप? हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? अरे अगर आपको ऐसा लगता है तो माँ जी से ही पूछ लीजिए, उनको चक्कर आ रहा है क्या? अरे मुझे क्यों कुछ होगा? मैंने तेरे यहाँ तो क्या कहीं भी गोलगप्पे नहीं खाए, मुझसे खाए नहीं जाते। अरे क्या हुआ भाई साहब, किस बात का इतना तमाशा मचा रहे हो? अरे बहुत देर से देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बेचारे गरीब आदमी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मेरी बीवी माँ के साथ यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते मेरी बीवी को अचानक नशा कैसे हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस इंसान ने गोलगप्पे में कुछ मिलाया है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इन्हें कितने सालों से जानते हैं। अरे ये कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपको ही जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ बात को यही खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। विमल गोलगप्पे वाले को बहुत बदनाम करके चला जाता है। अगले दिन गोलगप्पे वाला फिर से अपने गोलगप्पे की रेडी लगाता है, लेकिन एक भी गोलगप्पा नहीं बिकता। सभी उसकी रेडी के सामने से उसे देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गोलगप्पे वाला उदास होकर बैठा था, तभी उसकी बीवी कहती है, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? एक बात कहूँ आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बोलो, अब तुम भी बोल लो। सभी मुझे सलाह दे रहे हैं, तुम भी मुझे दे दो कोई ना कोई सलाह। अजी सलाह नहीं दे रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब कितना घर पर बैठे रहोगे? क्या हम उनके घर जाकर एक बार उनसे बात नहीं कर सकते? जितनी भी गलत फहमियाँ हुई हैं, उन सबको खत्म कर देंगे। हाँ ये भी सही कह रही हो, जाकर एक बार तो बात करना चाहिए, ताकि मुझे भी तो अपनी सफाई रखने का मौका मिले। हाँ मैं बस यही कहना चाहती थी, क्या अभी चले उनसे मिलने, ताकि अभी ही सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाए? अरे नहीं, अभी रात हो चुकी है, हम कल सुबह चलेंगे, ताकि वो भी अच्छे मूड में रहें और हमारी बातें सुन सकें। अभी सो जाओ, कल सुबह होते ही चलेंगे हम लोग। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और सुबह होते ही विमल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनकी बहू इधर से उधर झूम रही है। तभी विमल अपनी माँ से पूछता है, माँ ये क्या हुआ इसे? अब क्या खा लिया इसने? अरे मैंने इसे इमली की चटनी दी थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं चटनी खाकर अचानक इसे क्या हुआ। मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी अजीब सी हरकत कर रही है ये। रूपाली को अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि रूपाली को इमली से एलर्जी है, इसलिए उसे इमली खाने ना दें। डॉक्टर की बात सुनकर विमल को अपनी गलती का एहसास होता है और पूरी फैमिली जाकर गोलगप्पे वाले से माफी मांगती है और गोलगप्पे खाती है। वहाँ सभी लोगों को भी खिलाते हैं। तभी रूपाली कहती है, मुझे भी गोलगप्पा दीजिए, लेकिन नॉर्मल बिना पानी वाला, वरना मैं फिर से बिना पिए झूमने लगूंगी। सलोनी अपनी होने वाली समधन रमा से कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी बहन जी ये रिश्ता पक्का ही है। अब हमारे खानदानी पंडित जी जो हैं, मैं उनसे इन दोनों की शादी की तारीख पता करवाती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक खानदानी पंडित जी है, मैं भी एक बार उनसे कह दूंगी और फिर जो भी तारीख हमें सही लगे शादी के लिए
वही तय करेंगे हम। सब लोग मिलकर अभय और रूही का रिश्ता तय कर देते हैं। सलोनी अपने पति मोहन, बेटे अभय और अपनी सास मालती के साथ घर आई होती है कि तभी एक पटवारी आता है और कहता है, जी नमस्कार। सरकार यहाँ एक हाईवे बनवा रही है, तो आपका ये घर और जमीन उस हाईवे में जाएगा, जिसके बदले आपको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हमें इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी ये बिल्कुल सच है। हम कुछ दिनों बाद आएंगे सारी फॉर्मेलिटी के लिए, और कुछ समय बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और तब मालती कहती है, अरे हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। आज ही रिश्ता तय हुआ है और आज ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। सच में लाखों में एक बहू है हमारी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। 1 करोड़ की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अभय और प्राची की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है। शादी करके प्राची अपने ससुराल आती है। प्राची ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करती है और प्राची को भी सभी लोग काफी ज्यादा मानते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे होते हैं, तभी सलोनी कहती है, अरे प्राची, अभय, तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों ने कुछ सोचा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? जल्दी से बता दो, फिर टिकट भी तो करवानी होगी ना। अरे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्राची, तुम्हारा कहीं जाने का मन कर रहा है तो बता दो, हम वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बहू, तू जहाँ जाना चाहती है बेझिझक बता। वो दादी सास जी, मेरा ना शुरू से ही मन है पेरिस जाने का। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम वहाँ हनीमून के लिए जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुझे अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का मन है तो बिल्कुल जाओ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम घूमो फिरो। अब यही तो उम्र होती है ना कहीं भी जाने की। बाद में कहाँ ही होगा कुछ। उम्र से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। जवानी में तो जा नहीं सकी, लेकिन अब बहुत मन है घूमने जाने का। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? बच्चे अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप कहाँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जा सकती मैं? बच्चों का मन पेरिस घूमने को कर सकता है, तो क्या मेरा मन नहीं कर सकता है? और बात साफ है, मैं भी घूमने जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी। माँ जी कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है ना, दादी सास भी चलेंगी। इनफैक्ट मैं भी तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक की तरह। सब बहुत मजे करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसी बहाने पूरा परिवार देश से बाहर जाएंगे घूमने। घूम तो आएंगे, लेकिन कहीं भी घूमने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए है ना जाने के लिए। अब वो बताओ कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने बताया तो था कि हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हम 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों को लेकर चलते हैं घूमने। और जब तक वापस आएंगे, क्या पता हमें वो पैसे मिल जाएं। बहू की बात में दम तो लग रहा है। मैं बहू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कल ही किसी से बात करता हूँ और गिरवी रख देता हूँ। सभी घूमने जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। मोहन अगले दिन ही किसी से बात करके अपनी जमीन गिरवी रख देता है और उन पैसों को लेकर सभी घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत मजे करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ दिनों बाद सभी वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। अगली सुबह जब सब लोग पेरिस की फोटो देख रहे थे, तब वो पटवारी वापस आता है और सबको बताते हुए कहता है, नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ जमीन के 1 करोड़ रुपए देने आए हैं ना? नहीं, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो जमीन आपकी हाईवे में गई थी ना, अब उसका रुख सरकार ने मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया है, इसलिए अब आपकी जमीन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। पटवारी इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। पटवारी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मालती कहती है,
हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे कौन सी बहू उठा लाए? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी है। हमारा घर गिरवी रखवा दिया, अब कुछ दिनों में घर बिकवा देगी। दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें। देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू। तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। अभय, तुम सुन रहे हो ना मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब क्या तुम चुपचाप ये सब सुन लोगी मेरे बारे में? बोलो ना तुम कुछ। मुझे भी माँ और दादी की बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारा घर गिरवी रखना पड़ गया हमें। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा है तू खुद जा रही है, वरना तो मैं तुझे धक्के मारकर निकाल देती। घर में आए हुए महीना भर नहीं हुआ है, मेरा घर बिकवा दिया तूने। प्राची को बहुत कुछ सुनाया जाता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। ससुराल वालों में से कोई भी प्राची को वापस लाने के लिए नहीं जाता। कुछ दिनों बाद अभय की बुआ पूनम घर आती है और सबसे मिलते हुए कहती है, माफ करना भैया, मैं अभय की शादी में नहीं आ पाई। वो मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आती। खैर अब आ गई हूँ मैं अभय की पत्नी और अपनी बहू से मिलने। अच्छा ही है, उस अपशगुनी की शादी में नहीं आई तू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो इसी लायक है, इस घर में आई और हमारा घर गिरवी पर रख दिया। हमें सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो तो गए ही साथ में। हमारे ऊपर इतना कर्ज भी हो गया। पूनम को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर पूनम कहती है, अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि इस छोटी सोच वाले लोगों के साथ कोई नहीं रह सकता। अरे सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेगी। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के ही साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। पूनम सबको बहुत सुनाती है और ऐसा आईना दिखाती है कि सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन अभय प्राची को लेने चला जाता है। जब वो प्राची को लेकर आता है तो मोहन कहता है, बहू हमें माफ कर दो, घर की लक्ष्मी को हमने घर से ही निकाल दिया। हाँ बहू, हमारी गलती है जो पहले हमने बिना सोचे समझे घर गिरवी रखवा दिया और फिर बाद में इन सब का तुम्हें दोष दिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप सब माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोग बड़े हैं, कुछ सुना भी दिया तो कुछ हो थोड़ी गया है। प्राची से सब माफी मांगते हैं और फिर प्राची सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। बाद में सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी फिर पटवारी आता है और कहता है, मोहन जी, आपका अदीरपुर में जमीन है जहां अब मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको इन कागजात पर साइन करने हैं ताकि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे सकें, जो कि सरकारी मुआवजे के तौर पर है। 2 करोड़? सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर जिस तरह से सबने प्राची को कोसा था, वही सब अब 2 करोड़ रुपए मिलने का श्रेय भी प्राची को ही दे रहे थे।